Welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 19, Figures of Speech of Language to Literature. Topics to be covered in this session are allegory, symbol and imagery. In earlier sessions, we have discussed the use of different figurative language to convey meanings which could not be expressed through a literal use of language. So now in this session, we'll discuss how certain devices like allegory and symbol, these things convey somewhat much deeper and richer meaning than ordinary words do. ये words allegory हैं, symbols हैं, ये काफ़ी in fact they convey much deeper and richer meaning जो एक ordinary words कर सकते हैं, उनसे कई ज़्यादा deeper meanings ये convey कर सकते हैं. Now we'll discuss how imagery effectively calls up vivid sensory experiences and helps convey ideas and emotions which could not be expressed by literal sentiments. So let us start with the allegory here. What do you mean by allegory? जहाँ हम बात कर रहे हैं कि allegory हो या symbol हो, बहुत अच्छे से meaning convey कर पाते हैं, पर एक्चुअली हम क्या कहना चाहते हैं एलिगोरी से, हम क्या कन्वे करना चाहते हैं. एलिगोरी इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, यूजुअली अ स्टोरी और अ डिस्क्रिप्शन इन विच द पर्सन्स, द प्लेसेस, द ऑब्जेक्ट्स एंड द इवेंट्स हैव मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग्स. यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन हो, कोई स्टोरी है, वहाँ पर किसी भी पर्सन का, प्लेस का, ऑब्जेक्ट का, इवेंट्स का मीनिंग और इम्प्लीकेशंस जो है वो लिटरल मीनिंग से बहुत परे उसकी बातें आपको समझ में आएंगी, बहुत परे उनके मीनिंग्स कन्वे होंगे. इफ़ इट इज़ अ स्टोरी, इट ऑफन एम्प्लॉइज अ पेनिट्रेटिंग कमेंट्री ऑन लाइफ एंड सोसाइटी. द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफन रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटीज सच एज पेशेंस, प्योरिटी, ट्रुथ, falsehood, anger, jealousy, lust, greediness, etc. तो अगर एक स्टोरी है और वहाँ पर आप कोई भी पेनिट्रेटिंग कमेंट्री देना चाहते हैं ऑन लाइफ एंड सोसाइटी, तो जो कैरेक्टर्स हैं वो आइडियाज़, क्वालिटीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि मेनली क्वालिटीज़ अगर आप माने लेके चलें तो पेशेंस, प्योरिटी, ट्रुथ, फॉल्सहुड, एंगर, जेलसी, हर एक कैरेक्टर जो है एक स्पेसिफिक इमोशन या क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा. So allegory has been sometimes defined as an extended or sustained metaphor because the theme is developed by a series of metaphors. तो कई बार हम इसे extended metaphor या sustained metaphor भी मानते हैं क्योंकि ये थीम एक एक्चुअली सीरीज ऑफ मेटाफर, क्योंकि पूरी स्टोरी में एक कैरेक्टर जो है वो जेलसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम कहें कि एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो द थीम ऑफ द कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय अ सीरीज ऑफ मेटाफर्स विच कॉन्टिन्यू थ्रू आउट द स्टोरी. एग्जाम्पल के तौर पर लें तो मेल्विन बी टॉल्सन, द सी टर्टल एंड द शार्क स्टोरी में से आप बहुत आराम से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम, और भी कई स्टोरीज़ हैं जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल पोर्ट्रे करती हैं एलेगोरी का. स्पेंसर्स फेरी क्वीन, बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस, स्विफ्ट्स गलिवर ट्रैवल्स, ऐसे बहुत से. पिलग्रिम अगर प्रोग्रेस आपने पढ़ा हो, उसका कुछ आपने थोड़ा सा अगर आपने ये देखा हो वॉल्यूम 8 का, आपकी बुक्स में भी मेंशन है पिलग्रिम प्रोग्रेस का. सो पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है एक अकाउंट है ऑफ अ जर्नी ऑफ मैन named Christian makes from the city of destruction to the city of Zion. As such, it can be read as a narrative, a picturesque romance, that is story dealing with the adventures of the traveler. So ये एक story है जो एक traveler के adventures के साथ deal करती है, और a realistic novel which shows life as it is. In fact, it is an allegory giving an account of man's progress through life to heaven or hell. Christian represents man. The journey he makes is human life. The city he reaches is heaven. The story thus relates man's spiritual adventures, the temptations and dangers he has to face in life because he attains salvation. एक क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट की बात करें जहाँ पर एक मैन जो है that preaches a man should free himself from evils like sloth, presumption, hypocrisy, vanity, and try to find salvation through pity, hope, faith in Christ. Seen in this light, the characters and situations become significant,
as metaphors that build the theme of the allegory. Pliant, obstinate, worldly wise man, sloth, presumption, formalism, and hypocrisy are not just characters our hero meets during his journey. They represent the evils that are obstacles in one's attainment of salvation. Similarly, characters like evangelist, goodwill, discretion, prudence, pity, charity, faithful, and hopeful, in fact, represents the qualities that help man in his pursuit of salvation. Some of these befriend Christian and accompany him on his journey. You must have read about Melvin V. Tolson's The Sea Turtle and the Shark. This is a very famous poem. This poem is again a very good example of an allegory. Now I'm going to read this poem here so that you can understand the allegory, which is developed by a series of metaphor in the poem. So it starts like that. Strange but true is the story of the sea turtle and the shark. The instinctive drive of the weak to survive in the oceanic dark, riven by hunger, front abscess to shoal. Sometimes the dark or shark swallows the sea turtle whole. The sly reptilian marine withdraws into the shell of his undersea craft, his leathery head and rapacious claws that can rip a rhinoceros hide or strip a crocodile to fare thee well. Now, inside the shark, the sea turtle begins the churning seesaws of his descent into pelagic hell. Then, with ravenous jaws that can cut steel sheet scrap, the sea turtle gnaws and gnaws and gnaws his way in a way that appalls, his way to freedom beyond the vomiting dark, beyond the stomach walls of the shark. So I've seen here how the poem is elaborated in such a way. This is the poem taken from the book Harlem Gallery, where it is given as a work of a black poet. It is suggested that the sea turtle and shark represents the American Negro and white American respectively. So यहाँ पर sea turtle और shark को एलिगोरी के तौर पे यूज़ किया है, जहाँ पर sea turtle जो है वो एक अमेरिकन नीग्रो को रिप्रेजेंट करता है और एक शार्क वाइट अमेरिकन को. At the literal level, the story is that of a sea turtle who is able to find its way out of the shark's stomach. और वहीं दूसरे लेवल पे देखें तो sea turtle और shark can be represented and interpreted as an allegory, जहाँ पे they are describing the effort of the weak or the poor. और एक sea turtle को weak और poor माना गया है to survive in their struggle against the mighty or the rich. और ज़्यादा स्पेसिफिकली इनका मीनिंग देखें तो दे रिलेट टू द अमेरिकन नीग्रोज स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन बाय द वाइट पीपल. इट डिपिक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ द नीग्रोज सर्वाइवल इन द क्रूअल एटमॉस्फेयर इन अमेरिका सिंबलाइज्ड बाय द सी एंड द शार्क. जस्ट एज अ टर्टल cuts its way out of shark's stomach, the negro attempts to be free of the oppression of the white. So in this way एलिगोरी समवट लाइक दैट. आपने देखा कि सी टर्टल और शार्क की स्टोरी किस तरह फॉलो होती है. सो दिस इज द होल अबाउट द सी टर्टल एंड द शार्क. द होल एलिगोरी यू हैव रेड. पूरी जो पोएम है वो पूरी की पूरी आपको सी टर्टल और शार्क को रिप्रेजेंट करेगी, जहाँ पे अमेरिकन नीग्रो जो है सी टर्टल है और वाइट अमेरिकन जो है वो शार्क है. लिटरल लेवल पे तो एक नॉर्मल सी हम देखें तो एक स्टोरी दिखाई देगी आपको सी टर्टल और शार्क की, जहाँ पे सी टर्टल जो है हु इज़ एबल टू फाइंड इट्स वे आउट ऑफ शार्क स्टमक. बट यहाँ अगर इसको हम अनदर लेवल पे लेकर जाएं तो सी टर्टल और शार्क की स्टोरी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एलिगोरी डिस्क्राइबिंग द एफर्ट ऑफ द वीक और द पुअर. नेक्स्ट वन इज सिंबल. सिंबल कैन बी साइन, a mark, a word, or an object looked upon as representing something. For example, we have mathematical symbols like plus, minus, multiply, division, and phonetic symbols for the various sounds. ऐसे ही हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मार्क रहते हैं, वर्ड रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जिनको हम किसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. रेड यूजुअली एक सिंबल डेंजर है
and is therefore used as a traffic signal to indicate stop. एक लीफ, ब्रांच या रीथ ऑफ द ऑलिव ट्री, इनको अगर हम देखें तो इट्स अ सिंबल ऑफ पीस. एक फ्लैग जो है आप जानते हैं एक डिस्टिंक्टिव सिंबल है कंट्री का. कुछ और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ये क्रिश्चियनिटी का सिंबल आपको नज़र आएगा. रेलवे क्रॉसिंग का है, पॉइजन का है. तो कुछ चीज़ों को हम फिक्स्ड मीनिंग दे देते हैं, कुछ फिक्स मार्क्स को हम एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं जॉन बॉयल रेली की एक पोएम, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम. उन्होंने सिंबल जो यूज़ करे इस पोएम में, अ वाइट रोज. सो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम. द रेड रोज विस्पर्स ऑफ पैशन एंड द वाइट रोज ब्रीथ्स ऑफ लव. Oh, the red rose is a falcon, and the white rose is a dove. But I send you a cream white rosebud with a flush on its petal tips. For the love that is purest and sweetest has a kiss of desire on the lips. So this is a poem. The poet makes the white rose a symbol of love and red rose a symbol of passion. Cream white rosebud जो है वो symbolize करता है newly sprung, innocent flush, love, and flush on the petal tip suggests innocent desire. ऐसी ही एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम जो है विलियम ब्लेक ने भी लिखी है, जो एक बहुत सुंदर तरीके से सिंबल को रिप्रेजेंट करती है. A flower was offered to me, such a flower as me never bore. But I said, I have a pretty rose tree, and I passed the sweet flower. Then I went to my pretty rose tree to tend her by day and by night. But my rose turned away with jealousy, and her thorns were my only delight. ये भी बहुत मेटाफोरिकल पोएम है और बहुत ही रिच है सिम्बल्स में. The reader can see the contrast between the rose that is offered to a man and the rose that the man is cultivating in his own garden. The beauty of the rose that is offered to him is appreciated by him and stands for the love offered to him by a woman. The man who does not appreciate the loveliness of the rose does not accept the offer, though he has his own rose tree in his garden which he is cultivating day and night. This rose symbolizes his wife. The garden rose turns away from him in jealousy, having seen the offer of another rose made to him. The man is faithful to his wife, though he is struck by the beauty of the other women. His wife is jealous and turns away from him. Now her thorns, jealous attitude are his only delight. So this is about the symbols. The next topic we are going to study here is imagery. Imagery को हम define कर सकते हैं as the representation of the sense experienced through language. So imagery can be defined as a representation of a sense which is experienced through the language. The word image often suggests a mental picture, and visual imagery is the most frequent kind of imagery in literal writings. पर एक इमेज की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स अ साउंड, अ स्मेल, अ टेस्ट, अ टेक्टाइल एक्सपीरियंस, चाहे वो हार्डनेस हो, कोल्ड हो, कुछ भी हो, और एन इंटरनल सेंसेशन सच एज हंगर और थर्स्ट. द राइटर क्रिएट्स इमेजेस बाय यूजिंग विविड सेंसरी डिटेल्स. सो दिस इज एग्जाम्पल्स गिवन बाय अ विविड सेंसरी डिटेल्स. साइट को अगर हम देखें तो एक स्पार्कलिंग डायमंड, हियरिंग का देखें तो श्रिंकिंग सायरन, और टेस्ट में अगर देखें तो सॉल्टी बटर्ड पॉपकॉर्न, स्मेल का देखें तो रॉटन एग्स, टच का देखें तो स्लाइमी क्रीचर. दिस इज ऑल अबाउट सेशन नंबर 1. This about part 1. We'll discuss the rest of the things in the part 2 of this session. So we can say that slimy creature is a thing, and here we are going to study T.S. Eliot, the hollow man imagery. Rest of the other figure of speech we'll discuss in the next session. But before going to the next session, I would like to describe this imagery in
a little bit so that you can have an understanding how the imagery is followed in a particular manner and how it is going on in a sense. So it is easy to see that imagery uses colorful words with specific meanings to create a picture in the reader's mind. इमेजरी बहुत ही कलरफुल वर्ड्स हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स रहते हैं ताकि आप रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर सकें. सेंटेंस है द डॉग मेड अ नॉइज डज नॉट गिव द रीडर अ क्लियर पिक्चर. पर अगर हम बोलें द पैंटिंग स्ट्रगलिंग जर्मन शेफर्ड विम्पर्ड इन हिज एगनी. सो यू हैव अंडरस्टूड कितनी ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ इफेक्टिव इमेज ड्रॉ हो रही है. सिंपली अगर बोलें तो डॉग मेड अ नॉइज इट इज़ नॉट गिविंग अ क्लियर पिक्चर, इट्स जस्ट अ सेंटेंस. पर अगर हम बोलें इसको इस तरीके से द पैंटिंग स्ट्रगलिंग जर्मन शेफर्ड विम्पर्ड इन हिज एगनी, it's a more effective image. You not only see and hear the dog but आपको यहाँ पर उसकी सफरिंग्स का इम्प्रेशन भी मिल जाएगा. यहाँ मैं आपको दो सेंटेंसेस देती हूँ जहाँ दोनों का मीनिंग सेम रहेगा बट दोनों के कहने का तरीका. फर्स्ट इज विदाउट द इमेजरी एंड सेकेंड वन इज विद इमेजरी. ट्राई टू डू ग्रेट थिंग्स. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, इट इज जस्ट अ सेंटेंस. अनदर वन यू कैन से हिच योर वैगन टू अ स्टार. दोनों ही स्टेटमेंट्स का मतलब ऑलमोस्ट सेम है. वन ऑफ देम इज समहाउ मोर इंटरेस्टिंग दैन द अदर. फर्स्ट वन मेक्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट without appealing to our imagination. It uses literal language. Second example, on the other hand, makes the reader use his imagination to perceive a special image. यहाँ आप T.S. Eliot की हॉलो मैन भी देख पाएंगे. आप एक पोएम जो आप बहुत ही जहाँ पर T.S. Eliot ने क्लियर एंड प्रिसाइज इमेजेस का यूज़ किया है एंड इट सजेस्टेड द स्पिरिचुअल एरिडिटी एंड इनर्शिया ऑफ modern industrial society in hollow men. We are the hollow men, we are the stuffed men, leaning together, headpiece filled with straw. Alas, our dried voices, when we whisper together, are quiet and meaningless as wind in dry grass or rats feet over broken glass in our dry cellar. In this poem, Eliot articulates in a collective voice a sort of choric chant of hollow men lamenting their own hollowness or emptiness. They are spiritually empty and devoid of all faith. When they try to pray, only dry, meaningless whispers come out of their lips. Dried voices, wind in dry grass, rats, feet over broken glass, dry cellar, ये सब images रहेंगे symbolic of spiritual sterility and decay. They are people with blurred shapes and gestures which mean nothing. They are as if paralyzed both physically and spiritually. They are inactive and as such lead a sterile, meaningless existence. Their heads are filled with straw rather than anything meaningful or worthwhile. So now do it yourself for you. I'm giving you a passage. It is House Made of Dawn. You need to read the passage from N. Scott's Momaday House Made of Dawn. It is like this. The hardest weather in the world is there. Winter brings blizzards, hot tornadic winds arise in the spring, and in summer the prairie is an anvil's edge. The grass turns brittle and brown, and it cracks beneath your feet. There are green belts along the river and creeks, linear groves of hickory and pecan, willow and witch hazel. At a distance in July or August, the steaming foliage seems almost to wreathe in fire. Great green and yellow grasshoppers are everywhere in the tall grass, popping up like corn to sting the flesh, and tortoises crawl about on the red earth, going nowhere in plenty of time. So you need to answer the following questions. The passage above gains its power from the images. Show how Momaday enables us to see and feel and hear what living on rainy mountain is like. That is all for this session by now. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.